तो पहले हम बच्चों बीओपी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर मैं ये बताऊं कि उसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्यों बोल रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी एक स्टेटमेंट की तरह होता है और इसमें सारी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो हम दूसरे कंट्रियों के साथ कर रहे होते हैं, है ना, वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए, मैंने कहा भी था कि इसमें देखो एनालिटिकल क्वेश्चन आया है तो हमको बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है, तो मैं पूरा आपके लिए बना के समझा देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट होता है, बेसिकली आप ये समझो कि इस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड को हम कह देते हैं क्रेडिट आइटम्स, ठीक है ना, और राइट साइड को हम कह देते हैं डेबिट आइटम्स। अब क्रेडिट आइटम्स कहने का मतलब ये होता है कि जब जब भी हमारे पास इनफ्लो होगा ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैं शॉर्ट में डॉलर लिख दूंगा, ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब भी हमारा आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो फिर हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये एक बेसिक फंडा होता है, ठीक है ना। अब ये अकाउंट बनता चलेगा कि भाई चलो हाँ, जो भी हमारे इनफ्लो हुए, जो भी हमारे आउटफ्लो हुए, वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, उसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इस पूरे अपने बीओपी अकाउंट को दो मेन टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि हम इस बीओपी अकाउंट के दो टुकड़े करते हैं हॉरिजॉन्टली। एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट, है ना, ये ऊपर की तरफ आता है सबसे पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा नीचे थोड़ा सा आता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो टुकड़े किस आधार पर किए गए हैं, मतलब किस बेसिस पर किए गए हैं बीओपी के। तो बताओ कृष्ण, पता है तुम्हें ये किस आधार पे किए जाते हैं? बताओ, करंट अकाउंट कौन से? जो हमारे हाँ एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करते, उन सारे आइटमों को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हमारी एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करती है उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, है ना। अब एसेट लायबिलिटी आपको पता ही है, आप अकाउंट्स पढ़ते ही हो सब कि भाई जैसे मान लो हमने कोई लोन ले लिया तो लायबिलिटी है ना, लेकिन हमने अपना कोई सामान बेच दिया तो वो कोई लायबिलिटी या एसेट नहीं है। बेसिकली ये मुद्दा है। तो जो चीज़ें एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करें तो कैपिटल अकाउंट में, जो अफेक्ट ना करें वो करंट अकाउंट में। अब हम पहले इनफ्लो की अगर बात करें, मेनली करंट अकाउंट के अंदर वो कहाँ से हो सकता है इनफ्लो। तो देखो, हमारा मेन इनफ्लो होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी गुड्स को, गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स को, मान लेते हैं 100 रुपये। दूसरा इनफ्लो हमारा होता है मेनली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, मान लेते हैं 150 रुपये, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ। तीसरा हमारा इनफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम से, जो हमें रिसीव होती है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हो गई कि जैसे मान लो आपने घर ले रखा है दुबई में, वहाँ से आपको रेंट मिल गया, या आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं किसी विदेशी कंपनी के, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल गया। कहीं से भी निवेश करके आपको मतलब इनकम मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड अगर आपको कहीं से भी हो रही है तो सिंपल सी बात है वो भी इनफ्लो हो गया। और बाकी जो चौथा है वो बहुत ही सिंपल है, वो आपने कल भी पढ़ा था, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स। अब जैसे आपका कोई दोस्त कनाडा में रहता है, उसने आपको गिफ्ट दिया तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हमें रिसीव हो गया, मान लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो जितनी भी ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स हमें मिली वो सारी भी हमारे लिए एक इनफ्लो की तरह हो गई। तो मतलब अगर मैं वैसे ही जोड़ूँ तो कुल मिलाकर 850 की रिसिप्ट्स हमारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। अब इनमें से कोई भी आइटम हमारी एसेट या लायबिलिटी को क्या अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। अब वो भी इनफ्लो होती है। जैसे एक इनफ्लो क्या हो सकता है, मान लो आपने अपना कोई एसेट बेच दिया, है ना। अब अगर आप अपना कोई एसेट बेच दोगे तो वो तो आपके एसेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी इनफ्लो है, लेकिन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। देखो फ़र्क समझ आ गया ना, एसेट कम हो रहा है, राइट, एसेट अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसको हमने अब इस साइड लिखा। या मान लो जैसे आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी,
तो अब इन्वेस्टमेंट अगर बेच दी तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है ना। या मान लो आपने कोई लोन ले लिया, लोन टेकन, अब आपने कहीं से लोन ले लिया तो ये भी आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो मान लो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इस तरह के इनफ्लो हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको पहले ये बारीक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, सिमिलरली आउटफ्लो, अगर मैं आउटफ्लो लिख दूं तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो मेरे आउटफ्लो कब होंगे करंट अकाउंट में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मान लेते हैं भाई 200 रुपये के, या मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर ली, सर्विसेज का मतलब है इनविजिबल आइटम्स, मान लेते हैं 100 रुपये के। अच्छा, इसी तरह हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कर सकते हैं, कई बार पे कर सकते हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं कि हमें हमेशा मिले ही, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको पैसा बाहर मिल जाएगा, मान लेते हैं 300 रुपये। और इसी तरह आपने भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स हो सकता है कुछ बाहर पे करे हों, है ना, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स पेड, आपने गिफ्ट भेजे हो 350 रुपये के। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे आउटफ्लो हो गई, लेकिन ये हमारी एसेट लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करेंगी, है ना। लेकिन जो चीज़ें मान लो एसेट लायबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं वो क्या हो सकती है, जैसे मान लो आपने कोई बाहर घर खरीदा दुबई में, एसेट खरीद लिया, तो अब ये तो एसेट को अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये तो एसेट को बढ़ा रहा है आपके, है ना, और फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। या मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में निवेश कर दिया, तो देखो आपका पैसा गया, बाहर गया, है ना, 100 रुपये मान लेते हैं। या मान लो आपने क्या करा, लेंडिंग, आपने लोन दे दिया किसी को, है ना, एसेट इंक्रीज हो गया, है ना, आपने लोन दे दिया, तो ये भी आपके पैसे देखो बाहर चले गए, मान लेते हैं 100 रुपये। तो मतलब ये कि आपके पैसे बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से मान लो ये है 600 और ये है 400, तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ये है। तो हमारी रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं, हमारी कुछ पेमेंट्स भी हो सकती है। लेंडिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसको 400 कर देता हूँ, चलो, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है ना। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि बीओपी में करंट अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगी, कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जो एसेट और लायबिलिटी को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट खेल तो अब है इसका, जो बच्चे कई बार नहीं समझते, वो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी आइटम्स मैंने लिखे हैं अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आइटम्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट के मोटिव की वजह से हमने करें, कहीं ना कहीं, है ना। और अगर आप यहाँ तक के सारे आइटम्स का अगर मैं एक बार टोटल करूँ, ऐसे ही ग्रैंड टोटल करूँ, एक बार रिसिप्ट साइड का टोटल बताना, ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है रिसिप्ट का, 850 और 600 1450, और पेमेंट साइड का टोटल करो 950 और 700 1650। तो इसका मतलब हमारी पेमेंट साइड के अंदर क्या है, पेमेंट साइड ज़्यादा है और रिसिप्ट साइड कम है ना। तो अब देखो मज़ेदार बात, बीओपी अकाउंट कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता, सरकार कभी भी बीओपी अकाउंट को ऐसे नहीं छोड़ती कि चलो भाई इसको ऐसे ही छोड़ दो। सरकार जब ये देखती है कि भाई हमारे पेमेंट्स ज़्यादा हैं और हमारे रिसिप्ट्स कम हैं, तो सरकार क्या करती है बताओ, हाँ, तो सरकार बोरो करती है टू फुलफिल द डेफिसिट। सरकार 200 रुपये क्या करेगी, बोरो कर लेगी, ताकि अब रिसिप्ट साइड पे भी टोटल कितना बन जाए 1650, और अल्टीमेटली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। मतलब ये सरकार कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऐसे नहीं छोड़ती कि भाई चलो ठीक है रिसिप्ट ज़्यादा थी या कम थी और ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, सरकार हमेशा बीओपी को क्या करवाती है, बैलेंस करवाती है, मैच करवाती है। तो सरकार क्या करेगी, 200 रुपये बोरो कर लेगी। तो अब तुम्हें याद है क्रिश इसका कॉन्सेप्ट, हाँ,
तो इस 200 रुपये को जो सरकार ने बोरो करा, या कई बार आरबीआई गोल्ड बेच के 200 रुपये का जुगाड़ करती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इस 200 रुपये वाली ट्रांजैक्शन को जो लाल लाइन के नीचे मैंने करी है, इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। और आरबीआई भी कभी कभी ये खेल करती है, अपना सोना बेच देती है ताकि 200 रुपये का जुगाड़ हो जाए। तो इसीलिए इस आइटम को कभी कभी हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी कह देते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है जो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों ने भी सही भेजा, वेरी गुड। यशप्रीत कौर वेरी गुड, रितु जैन बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, कई बार मान लो 200 रुपये बोरिंग नहीं मिले सरकार को, तो सरकार कह रही है यार अब क्या करें, तो आरबीआई क्या कर देती है, मान लो आरबीआई सेल गोल्ड, उसने अपना सोना बेच दिया और 200 रुपये क्या जुगाड़ कर दिया, तो ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी। मतलब चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई को, दोनों को चिंता हो जाएगी कि कुछ भी करके 200 रुपये लाओ, मैच होना चाहिए, बीओपी बिल्कुल सही। तो नीचे की इन ट्रांजैक्शनों को बिलो द लाइन आइटम कहते हैं या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक बच्चा नशे में कह रहा है कि सर एसेट बेचा तो करंट अकाउंट में जाएगा, क्यों भाई, एसेट बेचा तो ये तो आपका एसेट अफेक्ट हुआ, ये तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना जब आप एसेट बेच रहे हो अपना। तो याद रखना है मेरे भाई, विद्यार्थी नाम है तुम्हारा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगी तो फिर वो कैपिटल में जाएगी। हाँ, आप अपना सामान बेच रहे हो, मान लो हमने पेंसिल बेची है ना, हमारा रोज़मर्रा का काम है, तो वो कोई एसेट नहीं है, वो तो गुड्स है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो बच्चा 11th में ही सीख लेता है जब वो साइकिल से ट्यूशन जाता है। ठीक है, अब ये भी बता दो कृष भाई, ये ऊपर के सारे आइटमों को क्या बोलेंगे। हाँ, इन सारे ऊपर के आइटमों को बोलेंगे हम अबव द लाइन आइटम, या फिर इनको बोलेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स। हाँ, तो इन सारे ऊपर आइटम्स को बोलेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स या अबव द लाइन आइटम्स। समझ गए कौन सी लाइन की बात हो रही है, इस वाली लाइन की, ये रेड लाइन। हाँ, तो इन सारे आइटमों को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स या अबव द लाइन आइटम। ये बेसिकली खेल है बीओपी का। चलो, तो यहाँ तक भाई सबको याद आ गया, तो एक थम्स अप भेज दो ऑनलाइन वाले सभी चीते। ठीक है कृष भाई, यहाँ तक ओके हो गई कहानी बीओपी का मेन खेल। चलो, अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उन्हें तो ऐसे ही लपेट लेंगे। जैसे एक पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें सर्विस नहीं आता। बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको प्यार से कभी कभी हम क्या भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाएगा। हाँ, जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे गुड्स के इंपोर्ट से। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाएगा। हाँ, जब एक्सपोर्ट्स मतलब कम होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसी तरह दूसरा पॉइंट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स यानी BOI। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स किसे कहेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे कहेंगे, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ज़्यादा होंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे कहेंगे, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कम होंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। है ना, सिंपल। अच्छा, तीसरा पॉइंट, मान लो हमें BOP करंट अकाउंट निकालना हो पूरा,
कि बीओपी करंट अकाउंट का क्या आंसर है, मान लो, तो फिर हम अपने एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो तब हम पता है क्या जोड़ेंगे, जो करंट अकाउंट में पूरी रिसिप्ट्स है, जैसे खाली करंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट्स कितनी है 850, वेरी गुड, और करंट अकाउंट में टोटल पेमेंट 950, वेरी गुड। तो अगर मान लो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का हम अपने एग्जाम्पल में आंसर निकालेंगे ना, तो 850 रिसिप्ट्स हैं, 950 पेमेंट्स हैं, तो ये आ रहा है -100। तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी पड़ सकती है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट है, हाँ, इज़ 100 अनफेवरेबल। इसे क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल। लेकिन जो सबसे मार्केट में प्रचलित टर्म है इसकी, इसे बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। कितना 100, हाँ, फेवरेबल बोलता अगर प्लस में आ जाता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 100 रुपये अनफेवरेबल है, तो इसे मेजरली इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। शॉर्ट में इसकी न्यूज़ में हेडिंग आती है CAD। तो इस पर आपसे हॉट क्वेश्चन पूछ सकता है कि CAD 100 है, तो इसका मतलब समझ गए, हाँ, कि करंट अकाउंट में डेफिसिट 100 है, इसको बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, शॉर्ट में बोलते हैं CAD। तो बस ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं। बाकी BOT क्या है, BOP क्या है, उसका एक डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। पॉइंट 3 के बाद पॉइंट 4, सॉरी। तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि BOT और BOP में क्या डिफरेंस है। हाँ, BOT जो है वो नैरो है, BOP थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। BOT की आप डेफिनेशन बता दोगे कि क्या है ना, और BOP की अपनी डेफिनेशन बता दोगे कि क्या है। BOT के क्या कंपोनेंट्स हैं वो बता दोगे कि भाई इसमें खाली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, और BOP के अपने कंपोनेंट्स बता दोगे कि भाई इसमें तो सब कुछ ही आता है। BOT में कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती, लेकिन BOP के अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन भी आ जाती है ना। तो इस तरह के मतलब डिफरेंस है, बाकी किताब में भी दे रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स बताओ किसके, या तो पूरे के पूरे BOP के पूछ लेगा, तो खैर सारे लिख देना, लेकिन वो पूछ लेता है कि करंट अकाउंट ऑफ BOP के कंपोनेंट्स बताओ, तो क्या क्या कंपोनेंट्स लिखेगा, वही 4, है ना। क्या थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी हमने पे करी या जो भी हमें रिसीव हुई, और चौथा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे अगर वो पूछेगा तो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गड़बड़ घोटाला करते हैं वो करते हैं जब क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ, तो उसमें क्या लिखना है, नहीं, इनकी हेडिंग आपको घर से याद करके जानी है, ठीक है। ऑनलाइन वाले चीज़ तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स घर से याद करके जाने अच्छे से। वो नहीं पढ़ना निखिल भाई। तो देखो कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल अकाउंट के BOP में, पता है ये क्या क्या लिखने, ये सही लिखने। एक को बोलते हैं हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई आपने या मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, हमने अपना एसेट बेचा, घर खरीदा, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। लेकिन दूसरी कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो सरकार ने बाहर कोई इन्वेस्ट करा, सरकार ने एसेट बेचा, तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। एक कैटेगरी बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इस पे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ढेर मार मार के आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, लिख लो इसमें CBSE मार्च 2023।
है ना, अगले साल के बच्चों के लिए पहले से ही लिखवा दिया। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब क्या फ़र्क है दोनों में? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब आप कोई एसेट खरीदते हो या निवेश करते हो और आपको उस पर कंट्रोल मिल जाता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जब आप अपना पैसा निवेश करते हो पर आपको किसी एसेट पर कंट्रोल नहीं मिलता, नो कंट्रोल ऑन एसेट। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो भाई मान लो आप अभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो आपने सोचा चलो यार दुबई में घर खरीद लेता हूँ, तो आपने अपना पैसा दुबई में एक घर में निवेश कर दिया, ठीक है ना। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने घर खरीद लिया, आपने अपना पैसा बाहर किसी एसेट में लगा दिया और आपको उस एसेट का कंट्रोल मिल गया। लेकिन अगर आपने अपना पैसा बाहर लगा दिया और आपने मान लो किसी फॉरेन कंपनी के, फेसबुक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो अब आप कोई फेसबुक कंपनी के मालिक बन गए, या ऐसा है कि आपके पास कोई एसेट का कंट्रोल आ गया? नहीं, आपने अपना पैसा सिर्फ कहाँ निवेश करा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो हाँ, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये फ़र्क है। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ में पैसा निवेश करते हो जिसमें आपके पास एसेट का कंट्रोल आ जाए, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जब आप खाली किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास कोई एसेट का कंट्रोल नहीं आता, उसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट के ये कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस बता दो, एक पॉइंट वो भी बन सकता है। तो वो मुझे लगता है कि अब आपके लिए आसान है। तो क्या क्या फ़र्क लिख सकते हो इसमें? एकोमोडेटिंग है ना, तो ये लिख सकते हो कि ये तो प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं, और ये हैं टू कवर द डेफिसिट। हाँ, ये लिख सकते हो, ये होते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और इन्हें लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। और तीसरा क्या लिखोगे? हाँ, एग्जाम्पल। इसमें कुछ भी लिख दो कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करे, और इसमें लिख दो कि सरकार ने बोरो करा। तो बेसिकली ये ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग आइटम का भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। और फिर एक बहुत ही बेहतरीन, देव बाबू पूछ रहे हैं सर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन समझा तो दी, और एरर और ओमिशन आपके लिए नहीं है, वो छोड़ देना। एक भाई ने पूछा बीओपी में एरर और ओमिशन एक लास्ट में बनता है, लेकिन वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। मतलब जैसे कई बार बीओपी बनाया, सारी रिसिप्ट सारी पेमेंट आई, तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ पैसों का डिफरेंस रह जाता है ना, उन्हें एरर एंड ओमिशन कहते हैं। हाँ जी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। हाँ, कंपोनेंट्स एज इट इज़ लिखना दिशा, और उनको एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। मैंने वैसे मेन लेक्चर्स में बता रखा है, वो करना है। अब क्रिश, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, वो ये कि डेफिसिट इन बीओपी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, या सरप्लस इन बीओपी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो कुछ इस पर बता सकते हो? हाँ, तो ये है वो परिभाषा जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन उस पर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपको बताना है डेफिसिट तब होगा जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स कम होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से। इसमें शब्द ऑटोनॉमस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट पेमेंट तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि जी ये लो। और इसी तरह सरप्लस कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से। तो इसमें ऑटोनॉमस वर्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो हम कहेंगे कि वो डेफिसिट है या सरप्लस है बीओपी में, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपसे लास्ट में ये पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसके क्या कारण हैं, है ना। भाई ज़रूरी तो नहीं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मैच ही कर रहा है, तो कई बार उसमें डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है, मतलब कि मिसमैच हो जाता है। तो वो पूछ लेगा कि बताओ इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं। तो इसके मेनली 3 कॉजेज़ होते हैं। एक तो आर्थिक फैक्टर, दूसरे हाँ सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर्स, आपका टेस्ट बदल गया, और तीसरे राजनीतिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, 2 देशों में लड़ाई चल रही है, ये सब। तो कुछ भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। भाई मान लो इन्फ्लेशन है ना, आपके गुड्स यहाँ पे महंगे, आप बाहर से मंगवाओगे सस्ते वाले, कुछ भी हो सकता है ना। सोशल फैक्टर में मान लो हो गया चेंज इन फैशन, अब आपको बाबा रामदेव का खादी का कुर्ता पसंद ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मैं तो जॉन सीना की टी शर्ट ही पहनूंगा, तो ठीक है भाई मंगवाओ बाहर से, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर्स में मान लो इनस्टेबिलिटी है कंपनी में, और मतलब देश में इनस्टेबिलिटी इन इकनॉमी, जैसे पाकिस्तान में भी हालात चल रहे हैं, या रशिया और यूक्रेन की मान लो लड़ाई चल रही है, तो अब वहाँ पे बीओपी देख लो यूक्रेन का कैसा होगा, उनसे मंगवाओ बीओपी देना जरा अपना, तो गड़बड़ होगा। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम का कारण बन सकती है। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, इसका क्या नाम है आखिरी का, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं बताओ क्रिश? बाकी सारी करेंसी, ठीक है ना। तो कोई भी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए डॉलर ले लेते हैं, बाकी वैसे कोई भी हो सकती है, पाउंड, येन, यूरो, कुछ भी एटसेट्रा, तो उसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे? इसको शॉर्ट में लिख लेंगे FER। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे? जिस रेट पर एक करेंसी दूसरे में एक्सचेंज हो जाए। तो अगर आपको $1 चाहिए तो आप अपने घर से 80 रुपये लेके जाओगे, तो इसको बोल देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? वेरी गुड, 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल, या जिसको फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, और तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। तो इन तीनों में कुछ ज्ञान रूपी बात बतानी है आपको कि भाई फिक्स्ड में क्या है, फ्लोटिंग में क्या है, और मैनेज फ्लोटिंग में क्या है। बिल्कुल सही। फिक्स्ड में तो रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट या अथॉरिटी। फ्लेक्सिबल में कौन फिक्स करता है? बाय नहीं, दोनों नहीं, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि फ्लेक्सिबल में रेट कैसे निकलता है? जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप। मैनेज फ्लोटिंग में कैसे निकलता है? निकलता है बाय डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, बट गवर्नमेंट या अथॉरिटी कह लो, मतलब RBI इंटरवीन्स, उसमें थोड़ा सा मतलब इंटरवीन कर देती है, अपनी दखल अंदाजी कर देती है, तभी इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो पुराने ज़माने में फिक्स्ड चलता था, लेकिन फिर उसको हटा दिया, उसमें लिमिटेशंस हुआ करते थे, हालांकि वो हमें नहीं पढ़ने। और फ्लेक्सिबल जो है वो आज के ज़माने का है, लेकिन उसमें भी RBI थोड़ा इंटरवीन कर देती है, तो हम प्रैक्टिकली कहते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग चलता है ना। बाकी फिक्स्ड के बारे में मतलब अगर कुछ बातें कहें तो फिक्स्ड मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता था, उसमें अगर मैं मेरिट की बात करूं, फ़ायदे की बात करूं, तो स्टेबिलिटी बनी रहती थी, ये इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि स्पेक्यूलेशन नहीं होता था, लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि सरकार को लार्ज रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ते थे।
तो इसी मेन ड्रॉबैक की वजह से कह लो कि फ्लेक्सिबल मेथड आ गया। तो फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर ये फ़ायदा हो गया कि सरकार को कोई रिज़र्व मेंटेन नहीं करने। लेकिन हाँ, दो ड्रॉबैक ये हो गए कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती, आए दिन बदलता रहता है। जैसे आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे ना, डॉलर का रेट चेंज हो रहा है ना, और दबा के इसमें स्पेकुलेशन होती है, सट्टेबाजी, जुआ, तो ये इसमें ड्रॉबैक होते हैं ना। बाकी मैनेज फ्लोटिंग का ऐसा कोई मेरिट डीमेरिट नहीं है। तो बेसिकली ये हो गए 3 प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो 3 प्रकार के हुए, उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने प्रकार का है। ये भी मतलब एक ज्ञान की बात पता होनी चाहिए। तो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक को बोलते हैं स्पॉट और एक को बोलते हैं फॉरवर्ड, या उसको फ्यूचर भी कह देते हैं। तो स्पॉट में तो ये होता है कि आप आज खरीदते हो, टुडे, और आज ही मतलब के दाम पे खरीद लेते हो। तो सिंपल हो गया इसको, तो मतलब आज आप गए सब्जी खरीदने, पैसे दिए, सब्जी ले आए। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि आज सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, टुडे कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू बाय एट फ्यूचर डेट, लेकिन खरीदोगे कब? भविष्य में, फ्यूचर में। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। मतलब मैं आज आपके पास आया, मैंने कहा मैं आज सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ कृष्ण कि मैं 2 साल बाद तुमसे लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। तो ये कौन सा मार्केट हो गया? फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट है कि आज ही पैसे दिए और आज ही तुम्हारी लैम्बोर्गिनी खरीद ली, तो ये हैंड टू हैंड। हाँ, तो ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट। उसके बाद जी एक छोटा सा पॉइंट ये कि फंक्शंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो इसके 3 फंक्शन हैं, थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। एक होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब ये है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी उधार ले सकते हो। जैसे आपको पेमेंट करनी है यूएस में किसी व्यक्ति को, तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाद में पे कर दूंगा, है ना। तो दैट इज़ क्रेडिट फंक्शन। दूसरा होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब आपको फंड्स भेजने हैं, डॉलर्स भेजने हैं, तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। और तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन समझा नहीं सकता, तो इसीलिए उसके लिए माफ़ी, लेकिन हाँ उसके कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्टिविटी होती है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो है आमतौर पे वो लोग करते हैं ताकि उनका थोड़ा रिस्क कम हो जाए। अब कैसे करते हैं वो अभी छोड़ो, लेकिन इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन रहते हैं। सही, बच्चों ने भी सही भेजा, बहुत बढ़िया। तो ये 5 बातें तो सिंपल क्लियर हो गई। छठी बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर पे एक क्वेश्चन इस पे पक्का आएगा। हाँ, करेंसी डेप्रिसिएशन और इसी का उल्टा करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन कब कहते हैं? जब हम मान लो आज $1 है 50 रुपए का, वो सॉरी पहले $1 था 50 रुपए का और आज $1 हो गया 100 रुपए का, तो हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मान लो पहले $1 था 100 रुपए का और आज $1 हो गया 50 रुपए का, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? करेंसी एप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। तो आपको करेंसी डेप्रिसिएशन के 2 इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे 2 प्रभाव पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी में। क्या? वेरी गुड, इंपोर्ट डिक्रीजेज, क्योंकि विदेशी सामान हमारे लिए महंगा हो गया, और दूसरा एक्सपोर्ट इंक्रीजेज। अब जल्दी से बताओ, ऐसा होने से बीओपी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है?
हाँ बिल्कुल सही। तो इसका बीओपी पर सरप्लस होने का प्रभाव पड़ेगा या फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इंपोर्ट कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम इसी को उल्टा कर दें, करेंसी एप्रिसिएशन की बात कर लें, तो करेंसी एप्रिशिएट होने के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसका बीओपी पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इस हरकत का? हाँ, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे हमारा बीओपी डेफिसिट की तरफ बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो ये हो गया इफ़ेक्ट, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन टॉपिक का। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर। फिर इसके बाद टॉपिक नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप क्यों डिमांड करते हो? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोर्सेस क्या हैं। भाई हमें डॉलर क्यों चाहिए बताओ? हाँ, एक तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स बाहर पे करने के लिए, दूसरा हमें बाहर घूमने जाना है, तीसरा हमें दुबई में घर खरीदना है। तो मेन तो यही 3 काम के लिए चाहिए। बाकी कुछ लोग और भी कह देते हैं कि भाई मान लो ट्रांसफ़र करना है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, बाहर गिफ्ट भेजना है। हाँ, वो भी हो सकता है। मतलब वो सारे अदर पॉइंट्स में आ सकते हैं भाई, अदर काम, कि आपको बाहर गिफ्ट भेजना है, आपको सट्टा खेलना है, बाहर स्पेकुलेशन एक्टिविटी करनी है, तो मतलब कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी। तो इन चीज़ों के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंडिंग गिफ्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को बिल्कुल ओके है? क्यों कृष भाई, यहाँ तक ओके है? चलो बहुत बढ़िया। अब 8वां पॉइंट इसी का उल्टा, कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा कब? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके भी सोर्सेज पूछ लेता है कि इनफ्लो कब होगा हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज कब कब आएगा? या तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, वेरी गुड, या फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया घूमने आ रहे हैं, है ना, या जॉन सीना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, है ना, उसने यहाँ घर खरीद लिया, और या आपका कनाडा का मित्र आपको गिफ्ट भेज रहा है। हाँ, तो मतलब इन सब चीज़ों के चलते हमें डॉलर क्या होंगे, आएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनफ्लो हो गई। तो इनसे हमारे पास डॉलर का इनफ्लो होगा, या कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों एग्ज़ाम के लिए, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्सेज क्या हैं, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के सोर्सेज क्या हैं। फिर इसी से 9th टॉपिक हमारा बन जाता है कि हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा बताओ? बिल्कुल सही, जहां हमारा सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर जाए। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा हम उस रेट को कह देंगे, लेट्स से $1 इज इक्वल टू 80, कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सिंपल। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है? जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई हमारे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब इसमें जो 10th टॉपिक आता है वो इसका एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मान लो चेंज हो जाए डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्या होगा कृष भाई? तो करके देखते हैं। मान लो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट
में एक केस ले लेते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट, और एक केस ले लेते हैं कि हमारी डिमांड कम हो गई, लेफ़्ट शिफ्ट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो जब राइट शिफ्ट हुआ तो उस केस में फिर हमारा रेट भी बढ़ जाएगा, और जब लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो उस केस में हमारा रेट कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब राइट शिफ्ट हुआ तो वो एक तरह से केस कौन सा बढ़ गया? रेट बढ़ने का, दैट इज़ नोन एज करेंसी डेप्रीसिएशन। और जब लेफ़्ट शिफ्ट हुआ यानी कि जब हमारा रेट कम हुआ तो वो कौन सा केस बन गया? करेंसी एप्रीसिएशन। बिल्कुल सही। तो ये भी बात आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी प्रकार कृष भाई, अगर सप्लाई चेंज हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्या होगा? अगर सप्लाई चेंज हो गई तो तो भी दो बातें हो सकती हैं कि भाई मान लो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब एक केस क्या हो सकता है कि सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई, एक केस क्या हो सकता है कि सप्लाई लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई। तो अगर सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई तो हमारा रेट कम हो गया, और अगर सप्लाई लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई तो हमारा रेट बढ़ गया। तो सप्लाई के राइट शिफ्ट होने पर जब रेट कम हुआ तो हम क्या बोल देंगे? करेंसी एप्रीसिएशन। और जब सप्लाई के लेफ़्ट शिफ्ट होने पर रेट बढ़ गया तो हम क्या बोल देंगे? करेंसी डेप्रीसिएशन। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहनों, ये पॉइंट्स 10 और 11 बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि वो सप्लाई कम या ज़्यादा करवा सकता है कोई भी रीज़न देकर, या डिमांड कम या ज़्यादा करवा सकता है कोई भी रीज़न देकर। और वो रीज़न क्या होंगे? बड़े ध्यान से सुनना। आपने डिमांड के 4 रीज़न लिखे हैं ना, तो वो इन्हीं चारों में से क्वेश्चन बना सकता है। कहेगा कि इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो आप समझ जाना डिमांड कम हो गई। वो कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट्स कह रहा है कि हम बाहर घूमने कम जा रहे हैं तो समझ जाना डिमांड कम हो गई। कह रहा है हम इन्वेस्ट बाहर कम कर रहे हैं, डिमांड कम हो गई। कह रहा है हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कम भेज रहे हैं, डिमांड कम हो गई। इसी तरह बढ़ा भी सकता है। अब जैसे पहले हॉट क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि इंडिया के लोग बाहर ज़्यादा घूमने जा रहे हैं, कह रहा है बताओ इससे क्या होगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए ना बात? या क्वेश्चन कहेगा कि हम ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो क्या होगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कि इसी तरह सप्लाई के भी आ सकते हैं। कहेगा एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब सप्लाई कम हो गई, या कहेगा एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही है। कहेगा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया नहीं आ रहे तो सप्लाई कम हो रही है, और कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है। तो मतलब ये पॉइंट आएंगे, कृपया इनका विशेष ध्यान रखें। तो कब सप्लाई बढ़ रही है, कब सप्लाई कम हो रही है, ये 4 पॉइंट्स। कब डिमांड बढ़ रही है, कब डिमांड कम हो रही है, ये 4 पॉइंट्स। और डिमांड के कम या ज़्यादा होने से ये प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और सप्लाई के कम ज़्यादा होने से ये प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है जी। उसके बाद तो बस छुटमुंजे टॉपिक हैं बच्चों वाले, मेन मुद्दे वाला तो यही था। छुटमुंजे टॉपिक में आपसे पूछ सकता है, देख लेता हूँ कि क्या पूछ सकता है। और कृष भाई, और क्या टॉपिक बच गया इसमें? ये भी हो गया, ये भी। हाँ, ये एक पूछ सकता है कि भैया करेंसी डेप्रीसिएशन में और डीवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? तो आप कह दोगे कि मीनिंग तो सेम ही है वैसे, देखो है ना, कि मान लो पहले $1 था 100 रुपये का, और अब $1 हो गया 150 रुपये का, है ना। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि पहले $1 था 100 रुपये का, और अब $1 हो गया 150 रुपये का, 150 का। तो मीनिंग तो सेम ही है, परंतु क्या अंतर है? करेंसी डेप्रीसिएशन क्या होता है? जो हाँ मार्केट फोर्सेस से होता है। करेंसी डेप्रीसिएशन किसकी वजह से होता है? मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। लेकिन करेंसी डीवैल्यूएशन क्या होता है? जो गवर्नमेंट करती है ज़बरदस्ती।
तो मार्केट फोर्सेस से होने का मतलब है कि ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा होगा, फ्लेक्सिबल वाले में। और गवर्नमेंट करने का मतलब है कि ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा होगा, फिक्स्ड वाले में। तो ये फ़र्क है। सेम इसका उल्टा भी पूछ सकता है, एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन, वो भी लिख देता हूँ, है ना। तो सेम लाइंस पर मतलब वो ये भी डिफरेंस पूछ सकता है कि करेंसी एप्रिसिएशन का और करेंसी रीवैल्यूएशन का डिफरेंस बताओ। तो वो भी वही बात है, लेकिन बस फ़र्क क्या होगा इनमें कि आप कहोगे एप्रिसिएशन मतलब ये कि $1 पहले 100 रुपये का था, लेकिन अब $1 50 का हो गया। रीवैल्यूएशन में भी बात वही है कि पहले $1 100 रुपये का था और अब $1 50 का हो गया। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा कि एप्रिसिएशन कैसे होगा, मार्केट फोर्सेस से, और रीवैल्यूएशन कैसे होगा, सरकार करेगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस हिसाब से नाम पड़ गए बस। और क्या है, और देख लो, और तो कुछ नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अरे ये भी करवा देता हूँ, चलो इस पे तो क्वेश्चन आएगा 17 तारीख को, फिर मुझे याद करोगे। क्वेश्चन पूछेगा कि रीज़न बताओ फॉर राइज इन डिमांड व्हेन प्राइस फॉल्स। जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके रीज़न बताओ। तो आपको 3 रीज़न लिखने हैं कि प्राइस के कम होने से क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे, तो इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो इसीलिए डिमांड बढ़ेगी। दूसरा आप ये लिखोगे कि हम बाहर घूमने ज़्यादा जाएंगे, टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, तो टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी। और तीसरा आप ये भी लिख सकते हो कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम और इंक्रीज़ करेंगे, बाहर सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तो इसीलिए हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और इंक्रीज़ होगी। तो मतलब ये भी एक टॉपिक है। कई बार बच्चा मान लो छोड़ दे, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि भाई ये छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। चलो तो भैया अब देख लो, हैं, हाँ, और उल्टा भी हो सकता है, वो भी लिख दूँ एक क्वेश्चन, पता चला वही छोड़ा वही आ गया। 14 ये भी लिख लेते हैं, चलो। रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। वो ये भी पूछ सकता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है या मतलब रेट बढ़ता है तो सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, तो इसके क्या रीज़न लिखोगे। हाँ, तो एक तो ये रीज़न लिखेंगे कि एक तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा, जो फॉरेन टूरिज़्म है इन इंडिया वो भी बढ़ जाता है तो इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है। और तीसरा, सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मतलब वही बातें लिखनी है। अल्टीमेटली पॉइंट उसी से निकलेंगे जो शुरू में पढ़े थे, तो वो शुरू वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलो तो अब बताओ भैया सभी भाइयों बहनों, सारी बातें ख़त्म हो गई, मतलब आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई, याद आ गई। स्पेशली जिन्होंने देखो पढ़ रखा होगा उन्हें तो याद आ जाएगी, जो बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटे पे चल रहा होगा उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई क्लियर हो गया, एक बार बता दो जी। चलिए जी, तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज इज नोन एज। फॉरेन कमोडिटीज जो हैं वो आपके लिए महंगी हो रही हैं, या इसको आप फॉरेन कमोडिटीज की जगह फॉरेन करेंसी भी कर सकते हो। तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन। बिल्कुल सही। यानी कि अगर हमारा फॉरेन करेंसी पहले था 65 और अब वो फॉरेन करेंसी हो गया 85, तो वैसे तो आपने क्या सीखा था कि ये क्या होता है, करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं है तो डेप्रिसिएशन का ही जुड़वा भाई कौन है,
डीवैल्यूएशन। दोनों में फर्क क्या होता है? बस डीवैल्यूएशन सरकार जानबूझ के कर रही होती है और डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाता है, लेकिन दोनों का इफेक्ट जो होता है वो सेम ही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज रेट डज नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली? वेरी गुड, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ही एक्सचेंज रेट जो है वो बार बार नहीं बदलता, सेम रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो मैंने मार्क करवाया था कि जब करेंसी एप्रिशिएट करती है तो उसके दो इफेक्ट्स ही सिर्फ आपको याद रखने हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है सही? इंपोर्ट्स राइज, बिल्कुल सही, क्योंकि दो इफेक्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट फॉल होगा और इंपोर्ट राइज होगा। तो एक्सपोर्ट फॉल तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इंपोर्ट राइज वाले को हम सही टिक कर लेंगे। इसके बाद है नंबर 4, पॉइंट आउट द मेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कोई आपको फायदा बताना है। फ्लेक्सिबल वाला वो होता है जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता और लगातार उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं। तो उसका आपको कह रहा है कि कोई मेरिट बताना है। बिल्कुल सही, फ्रीज द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ बीओपी। इसमें सरकार को बीओपी की चिंता नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा अपने पास रिजर्व मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब कुछ बाजार के हिसाब से अपने आप होता रहता है। देन इसके बाद एक ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, मतलब हमसे नहीं पूछेगा बट फिर भी आपको अगर तुक्का मारना पड़े, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट हैज इनवर्स रिलेशन। तो इन केस अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप बस इतनी बात इसके बारे में पता रखना। तो जैसे बचपन में प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, तो सेम कहानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी होती है। तो यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का और उसके रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको यह पहचानना है कि इनमें से करंट अकाउंट में कौन सा लिखा जाएगा, और रीजन क्योंकि ये एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। बाकी आइटम्स अगर आप पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, इंक्रीज इन रिजर्व्स, तो वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स होंगे, वो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स वैसे भी नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है, ए कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। हमें बाहर की कंपनी से लोन मिला। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? हाँ जी, तो एक तो इससे हमारी लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो इसीलिए हम इसको इनफ्लो वाली साइड लिखेंगे। इनफ्लो वाली साइड कौन सी हो गई? क्रेडिट साइड। तो सही आंसर हो गया क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? बेसिकली आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कंट्री का इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ड्यूरिंग अ ईयर। बिल्कुल सही, क्योंकि बीओपी के अंदर आप इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज का रिकॉर्ड करते हो? फॉरेन एक्सचेंज का, और एक साल के अंदर या एक साल का। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद नेक्स्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर, जीके का क्वेश्चन है तो सही। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए वन साइडेड वाले, यानी कि जो जिसमें दो जने, मतलब दो बायलैटरल ना हो, खाली सिंगल लेना हो या देना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट
विजिबल का मतलब होता है गुड, अगर किसी को नहीं पता विजिबल का मतलब यहां पर या कहीं पर भी क्या होता है, गुड। तो कह रहा है अगर हम गुड्स के एक्सपोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये बैलेंस किसका बैलेंस है? तो अभी हमने रिवीजन में करा भी था कि जब हम खाली गुड्स पर फोकस करते हैं या विजिबल आइटम्स पर फोकस करते हैं तो उसके बैलेंस को किस नाम से पुकारते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 11, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज द बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे डिस्कशन में आया था। बैलेंस ऑफ इनविजिबल BOI, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं हमने कितनी सर्विस एक्सपोर्ट करी माइनस कितनी सर्विस इंपोर्ट करी। तो कौन सा ऑप्शन सही बन गया? C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम मेजर करते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जो सिर्फ किससे रिलेट करता है? गुड्स से रिलेट करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? बी फॉर बॉम्बे, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही। तो एक बार मुझे ऐसे दोबारा से ओरली रिवाइज करवाओ ताकि आपको क्लियर हो। तो जब हम खाली गुड्स पर फोकस करते हैं तो उस बैलेंस को क्या बोलेंगे? BOT। जब इनविजिबल्स पे फोकस करेंगे तो BOI। इनविजिबल का मतलब सर्विसेज और गुड्स का मतलब विजिबल। तो कुछ भी बोलेगा तो समझ में आएगा। फिर 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन BOT। कह रहे हैं आप किसको BOT में इंक्लूड नहीं करोगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप किसको इंक्लूड नहीं करोगे? C को करोगे क्योंकि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करा है। D को करोगे क्योंकि आपने गुड्स को इंपोर्ट करा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में भाई गुड्स आते हैं तो हैंडीक्राफ्ट भी गुड है, मशीनरी भी गुड है, तो ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होगा। लेकिन हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये तो कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, ये तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड का तो हो नहीं रहा। उसके बाद नंबर 14, ये अब हमसे नहीं पूछेगा तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप की लिस्ट में डाल देता हूं क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम वाले पार्ट्स अब हमको नहीं पढ़ने। इसके बाद लास्ट MCQ टाइप क्वेश्चन नंबर 15, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। विजिबल भी आते हैं, इनविजिबल भी आते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। चलो, तो अब लंबी गहरी सांस ले लो क्योंकि अब मुश्किल सवालों की झड़ी है, यानी कि अब आपको रीजन के साथ असर्शन लगाकर फिर सही ऑप्शन चुनना है। तो असर्शन कह रहा है, पढ़ते हैं, डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट मेक्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज। ट्रू, ठीक है। इसका रीजन कह रहा है बिकॉज फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज ट्रेड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बार बार फ्लक्चुएशन होने से, आप बताओ, अगर बार बार फ्लक्चुएशन होगी, आप ऐसे सोचो आपके घर में अगर लाइट की फ्लक्चुएशन बार बार होगी तो आपको बाधा होती है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगता है, मुश्किल आती है, आती है। तो वो कह रहा है फ्लक्चुएशन अगर एक्सचेंज रेट में होगा तो कह रहा है उससे कोई बाधा नहीं आएगी इंटरनेशनल ट्रेड में। तो फॉल्स कह रहा है, गलत कह रहा है, बाधा तो बल्कि आएगी। तो अब सही ऑप्शन क्या बन गया? सी। तो असर्शन जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट था, जबकि रीजन जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। सही। इसके बाद नेक्स्ट है 17। असर्शन कह रहा है देयर इज नो प्री डिफाइंड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट्स
टू द डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। कह रहा है डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम में कोई भी प्री डिफाइंड रेंज निर्धारित नहीं होती। अब ये प्री डिफाइंड रेंज का क्या मतलब है मैं बता देता हूं एक बार। भाई डर्टी फ्लोटिंग क्या होता था उसकी बात करते हैं। डर्टी फ्लोटिंग ये होता था कि अगर मान लेते हैं रेट है 65 रुपए, तो आरबीआई चाहे तो बढ़ा ले और चाहे तो घटा ले, लेकिन क्या ये रेंज पहले से फिक्स होती है कि बढ़ेगा तो बस 66 तक ही बढ़ेगा और घटेगा तो सिर्फ 64 तक ही बढ़ेगा? तो क्या कोई प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड रेंज होती है? पहले तो आप ये बताओ। नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। आरबीआई को और भी बढ़ाना पड़ सकता है या और भी कम करना पड़ सकता है, तो ऐसी कोई प्री डिफाइंड रेंज तो नहीं होती है। रेंज के हिसाब से थोड़ी ना आरबीआई बढ़ाएगा। आरबीआई को तो जितनी आवश्यकता होगी उतना बढ़ाएगा या उतना घटाएगा। रेंज देख के नहीं करेगा आरबीआई। आरबीआई को मान लो आवश्यकता है कि भाई मुझे इतने लेवल तक बढ़ा दूं ताकि मेरा काम हो जाए, तो उतने लेवल तक बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा वो पहले सोच के थोड़ी ना बैठेगा डायरी में लिख के कि इतनी रेंज रखनी है। सिचुएशन के हिसाब से आपको या आरबीआई को एक्शन लेना पड़ेगा। तो देयर इज नो प्री डिफाइंड रेंज। तो वो जो स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज नो प्री डिफाइंड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट इन डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम, वो ट्रू कह रहा है, वो सही कह रहा है। समझ आ गया लेकिन आपको मीनिंग? फिर वो कह रहा है इसका रीजन, बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर अलाउड एंटायरली ऑन द मेरिट ऑफ अ केस इन मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। कह रहा है कि भाई कितनी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब कितना उतार चढ़ाव करना है, ये तो केस टू केस डिपेंड करेगा। पहले से नहीं सोच के रख सकते, ये तो केस टू केस डिपेंड करेगा। तो ये ट्रू हो गई बात। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हो गए। अब एक बार दोनों को जोड़ के पढ़ो इकट्ठे कि क्या लिंक बन रहा है। पढ़ तो लो। देयर इज नो प्री डिफाइंड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट्स टू द डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर अलाउड एंटायरली ऑन द मेरिट ऑफ अ केस इन मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है ना? तो अब ये बात सही हो गई। चलो इसके बाद है जी नंबर 18। नंबर 18 में कह रहा है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर एक्सपोज टू अ हाई रिस्क फैक्टर। समझ गए? ट्रू। क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ता घटता रहता है। तो जो निवेशक है या जो ट्रेडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, उसको रिस्क होता है कि आज डॉलर है 60 रुपए का, पता चला कल हो गया 70 रुपए का, तो रिस्क हो जाएगा। अब उसका वो रीजन दे रहा है, बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। कह रहा है क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो थोड़ा सा इनस्टेबल होता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो ये सही कह रहा है? सही कह रहा है। तो बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर? उसके बाद 19th, तो 19th में पढ़ते हैं जी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट दैट इज डिटरमाइंड और फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्यों? ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो आयुष ने देखते के साथ ही कह दिया आंसर हो गया डी। क्योंकि असर्शन जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब आंसर डी ऑप्शन ही होना है। अब हमको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट से संबंधित है, तो वो अब हमसे नहीं पूछेगा। तो हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं, अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टॉपिक है कि भाई एक स्पॉट मार्केट होता है, एक फॉरवर्ड मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट में हम आज ही खरीद लेते हैं, आज ही के दाम पे। फॉरवर्ड मार्केट में हम कहते हैं कि हम परसों खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे फ्यूचर डेट पर। तो ये वो हमारे वैसे डिफाइंड सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसलिए इसको नहीं ले रहा। फिर है 21। तो अब बताओ 21 असर्शन कह रहा है The value of one currency in terms of the other currency was fixed considering the gold value of each currency. एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी
के हिसाब से फिक्स होती थी गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से। तो ये ट्रू है, क्योंकि हाँ, पेगिंग जब होती थी, पेगिंग सिस्टम तो यही होता था कि भाई आपकी करेंसी के हिसाब से गोल्ड की क्या वैल्यू है, हमारी करेंसी के हिसाब से गोल्ड की क्या वैल्यू, उस हिसाब से करेंसियों का फिर एक्सचेंज रेट निकल जाता था। रीजन, बिकॉज ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, क्योंकि हर कंट्री को अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म में डिफाइन करना पड़ता था। तो ट्रू, सही। तो ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन कह रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिक्वायर्स ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड। ट्रू, बताया तो था। तो गोल्ड भी तो आ गया गुरु। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन करने के लिए सरकार को बहुत बड़ा रिजर्व चाहिए, उसमें गोल्ड भी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बिकॉज डिफरेंट करेंसीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। ट्रू, और क्या ट्रू, क्योंकि कोई भी करेंसी हो, ध्यान रखना दुनिया में दो ही यूनिवर्सल चीज है बस, एक तो यूएस डॉलर और एक गोल्ड। तो आपकी जेब में अगर यूएस डॉलर है तो कहीं भी चले जाओ, या गोल्ड हो तो कहीं भी चले जाओ, बशर्ते एयरपोर्ट पे पकड़े ना जाओ। तो वो गोल्ड और यूएस डॉलर जो है वो वैसे आपका, ये दोनों कहीं भी चल जाता है। उसके बाद है 23, इसमें कह रहा है वेंचर कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ फॉरेक्स। ये आप स्किप कर दो क्योंकि ये आपसे अब नहीं पूछेगा। उसके बाद 24, चलो ये आपके मतलब का है। असर्शन, डर्टी फ्लोटिंग अकर्स व्हेन वन कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट टू फोस्टर इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ट्रू, ठीक है, ट्रू। रीजन कह रहा है बिकॉज डर्टी फ्लोटिंग अकर्स when it hurts the economic interest of other countries in the international money market. True. हाँ, D donkey, B बॉम्बे, वेरी गुड, सही। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों ट्रू हैं लेकिन लिंक नहीं है दोनों बातों में, यानी कि दोनों बातों का रीजन के फॉर्म में लिंक नहीं बन रहा। तो दोनों बातें एक स्टेटमेंट की तरह हैं लेकिन both are true but reason is not the correct explanation of assertion. इसके बाद 25, allocation of resources in the area of international trade tends to become optimum. कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम होने लगा है, क्योंकि बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एनहेंसेस एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन। तो ये मैं समझा देता हूं। तो बेसिकली जब पुराने जमाने में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था तो उसमें मैंने बताया था कि सरकार को बहुत सारा रिजर्व अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता था और बहुत सारे ही देशों को फिर ऐसा करके रखना पड़ता होगा। तो ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत मुश्किल होते थे और रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरह से वेस्ट हो रहे हैं। भाई मैंने अपने पास खूब सारा संभाल के रख रखा है, आपने खूब सारा संभाल के रख रखा है, तो ट्रेड में कम इस्तेमाल होता था और वेस्टेज ज्यादा होती थी। लेकिन जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आने शुरू हो गए या फॉलो होने शुरू हो गए तो उनसे एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई रिसोर्स एलोकेशन में। और यही बात वो असर्शन में कह रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू बिकम ऑप्टिमम। तो अब जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, क्योंकि सरकार को अब अपने पास रिसोर्सेज या रिजर्व को बनाकर या बचाकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से ये काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। ये इसका मेन मतलब है। तो इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन चुन लेते हैं? हम ए। हाँ, है तो रिसोर्स ही, चाहे गोल्ड हो, है तो रिसोर्स ही। क्योंकि अगर मान लो सरकार को अपने पास रोक के रखना पड़ रहा है तो चीज वेस्ट ही तो हो रही है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। इट इज बेटर कि वो मार्केट में ट्रेड हो, मार्केट में लोग उससे सामान खरीद सकें या अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। तो
हाँ, तो तभी तो जरूरतें पूरी हो रही हैं। उसके बाद 26 को आप स्किप कर देना, ये हमसे अब नहीं पूछेगा। उसके बाद 27, चलो ये आपके मतलब का है। 27 का असर्शन कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस इज सेम टर्म। तो पहले तो बताइए जी, ट्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर रीजन कह रहा है बिकॉज इट ऑफन रिफर्स टू द बैलेंस अकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। तो ये गुड्स ओनली में ही डील करता है, ट्रू। तो सही ऑप्शन क्या बन गया? बी। दोनों को जोड़ के पढ़ो, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो तो एक फैक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी एक फैक्ट है, दोनों फैक्ट हो गए, तो रीजन थोड़ी ना हो रहा है दूसरा वाला। अगर आप दोनों को जोड़ के पढ़ोगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस इज द सेम टर्म और बिकॉज इट ऑफन रिफर्स टू द बैलेंसिंग अकर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, तो आपको लिंक नहीं बनेगा ना। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं लेकिन लिंक नहीं बन रहा है। क्लियर? तो इसीलिए आपको बी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी आपके मतलब का है 28। Accommodating items are those items in BOP account that are related to such transactions as are determined by consideration of profit। तो जी BOP के accommodating item वो होते हैं जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। फॉल्स। इससे बड़ा झूठ तो मैंने अपने जिंदगी में नहीं सुना। मुनाफा कमाने वाले या प्रॉफिट मोटिव वाले ट्रांजैक्शंस को तो हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम्स तो कौन से होते हैं बीओपी के अंदर? जो बीओपी के डेफिसिट को कवर कर लेते हैं या बिलो द लाइन आइटम, तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए तो नहीं होते हैं। हाँ, वो अबव द लाइन प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं। चलो, तो मुर्गे फंस जाते, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी आपके मतलब का है 29। तो 29 में लिखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहले आप बताओ, ये जो सर्विसेज हैं कह रहा है इन्हें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रू कह रहा है? ट्रू कह रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे। फिर रीजन कह रहा है बिकॉज एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। टूरिस्ट के एक्सपेंडिचर को बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, फॉल्स है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम खाली गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करते हैं इंक्लूड। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन गया? सी। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपके मतलब का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रू, ठीक है। और रीजन कह रहा है बिकॉज इट डज नॉट कॉज चेंज इन एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि वो तो बल्कि चेंज करता है। कैपिटल अकाउंट वाली के आइटम्स तो एसेट लाइबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या बन गया? सी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद चलो, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है 31। तो 31 में लिखा है कैपिटल ट्रांसफर्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कैपिटल ट्रांसफर में आप एसेट्स के ट्रांसफर इन्वॉल्व करते हो? करते हो? ट्रू, करते हो, क्योंकि एसेट्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब कैपिटल हो गया। फिर वो कह रहा है रीजन बिकॉज कैपिटल ट्रांसफर्स आर कंसर्न विद कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। ट्रू? ट्रू।
तो सही ऑप्शन क्या बन गया? एक, दो में से एक तुक्का मारना है, तो एक तो सही हो ही जाएगा। दोनों को जोड़ के पढ़ो। कैपिटल ट्रांसफर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिकॉज कैपिटल ट्रांसफर्स आर कंसर्न विद कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। श्योर? गलत। बी। कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हो जब आप, तो उसमें कोई पेमेंट और रिसिप्ट थोड़ी ना इन्वॉल्व होती है। ट्रांसफर का मतलब तो क्या होता है? वन वे। भाई मैंने आपको अपना ये मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, आपको एसेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मैं क्या बदले में रिसिप्ट लूंगा? नहीं ना। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन बिल्कुल ही उल्टे हैं। रीजन मतलब बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, तो रीजन इज नॉट एप्ट। चलो बहुत अच्छे, फंसे मुर्गे। 32. Autonomous items are related to such transactions are determined by consideration of profit. True? ठीक है, true. इसका रीजन दे रहा है बिकॉज ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज विच आर मेंट टू एस्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी, मतलब बीओपी को बराबर कर देते हैं। ये एकोमोडेटिंग होते हैं वो, तो बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? सी। उसके बाद 33 आप स्किप कर देना, ये आपसे नहीं पूछेगा। 34 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके मतलब का। असर्शन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर कंट्री इज ए नेगेटिव आइटम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट हमारे देश में, तो फॉरेनर्स ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी, तो ये एक नेगेटिव आइटम है? पॉजिटिव आइटम है, क्योंकि इससे तो इनफ्लो होता है। हाँ, तो उसने आंसर पहले ही बता लिया, डी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी, क्योंकि असर्शन ही गलत हो गया। उसके बाद 35, ये भी आपके मतलब का है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ट्रू। तो ये दोनों कैपिटल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट में आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी। और इनसे क्या हमारी लायबिलिटी बढ़ती है? नहीं। तो ये इसीलिए नॉन डेट क्रिएटिंग वाली ही है। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है लायबिलिटी तो नहीं बढ़ रही ना आपकी, ये तो फॉरेनर ने यहां पैसा निवेश करा, हमारी कोई लायबिलिटी थोड़ी ना बढ़ रही है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। फिर इसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज बोरोइंग्स आर डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। कह रहा है बोरो जो करते हैं उससे हमारी डेट क्रिएट हो जाती है, तो ट्रू है। तो ट्रू है, तो ए हो गया। ए क्यों? क्योंकि कोई लिंक नहीं है। तो हैं तो दोनों ट्रू, बट कोई लिंक नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। चलो सर, थैंक गॉड मुश्किल वाले अब खत्म। अब हम तुक्के मारेंगे। ट्रू फॉल्स 36 में सबसे पहला ए, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफ इंडियन रुपी विल कर when 55 have to be paid to exchange $1 instead of the rate 50। आपको 50 रुपए पर डॉलर की बजाय अब 55 रुपए पर डॉलर देना पड़ेगा, तो क्या ये डेप्रीसिएशन है इंडियन रुपी का? ट्रू, सही, ये है डेप्रीसिएशन इंडियन रुपी का। इसके बाद बी, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, तो ये तो ट्रू है। फॉल्स, ठीक है। उसके बाद सी, excess of foreign exchange receipts over foreign exchange payments on account of autonomous transactions lead to deficit in BOP। क्यों? सरप्लस होगा, वेरी गुड, क्योंकि
रिसिप्ट्स कह रहा है ज्यादा है और पेमेंट्स कह रहा है कम है, तो ऐसे में डेफिसिट थोड़ी ना होगा, ऐसे में तो सरप्लस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डी, द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। मशीन क्या होते हैं? गुड्स। मशीन क्या होते हैं बोलो? गुड्स होते हैं। तो मशीन गुड्स होते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का करोगे तो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। चलो, इसमें फंसे मुर्गे। तो बच्चों को ऐसा लगता है मशीन मतलब एसेट, ये वो मशीन एसेट नहीं है। मशीन तो जो खरीद रहा है ग्राहक, आपने वॉशिंग मशीन चाइना से मंगवाई थी ना अभी परसों, तो आपके लिए वो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो मशीन इंपोर्ट करना है, मशीन एक्सपोर्ट करना गुड्स है। उसके बाद करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और भी कुछ आता है इसमें, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या इन्वेस्टमेंट इनकम। चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स भी ओके हो गए। चलो, अब कुछ तुक्के फिल इन द ब्लैंक में भी मार लेंगे हम। आइए, ए, द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज नोन एज। कौन सा बाजार है जी जिसमें करेंसियां ट्रेड हो रही हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना। ये तो कॉमन सेंस है, तो जीके का क्वेश्चन आ गया एक। उसके बाद बी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, जिसमें सरकार करती है या अपने आप वाला? मार्केट वाला, अपने आप वाला। तो इसका मतलब टर्मिनोलॉजी डेप्रीसिएशन होगी कि डिवैल्यूएशन होगी? डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन अपने आप होता है, ध्यान रखना, और डिवैल्यूएशन हमेशा सरकार करती है। तो कभी भी इसके आंसर में कंफ्यूजन हो तो याद रखना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में डेप्रीसिएशन और फिक्स एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन। उसके बाद नेक्स्ट सी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड। वेरी गुड, एप्रिसिएशन। तो अगर अपने आप रेट हमारे लिए फेवरेबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन बोलेंगे। उसके बाद डी, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो, अब नहीं पूछेगा। ई, डैश इज अ सिस्टम इन विच सेंट्रल बैंक of the country allows the exchange rate to be determined by market forces but intervenes at the time to influence. Very good, managed floating, क्योंकि इसी में RBI जो है वो इंटरवीन करता है। उसके बाद F, डेफिसिट इन बीओपी अराइज कब होगा? डेफिसिट बीओपी में जब रिसिप्ट्स ग्रेटर हैं या रिसिप्ट्स लेस देन है? रिसिप्ट्स लेस देन। ठीक है, सही। उसके बाद जी, डैश अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। मतलब किसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती? किसमें नहीं होती? करंट अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद एच, डैश रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही, यहां तक क्लियर है? सही है। उसके बाद आई, चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। सोचो, बाहर से आपको चंदा मिला तो पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी साइड हो गया? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। उसके बाद जे, देयर इज अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री व्हेन वी। हमें पैसे कब मिलते हैं? हमारे देश में फ्लो होता है पैसे का जब हम क्या करते हैं? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आप गुड्स को बाहर बेचोगे तब आपको बाहर से पैसे मिलेंगे। तो सही आंसर हो गया एक्सपोर्ट। चलो, तो अब एक कहानी तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सब आता है। ठीक है ना, तो हम कहानी मान लेते हैं कि हमें आती है।
तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला जो है वो है, पढ़ लेते हैं, नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला असर्शन कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बिकॉज हटा दो। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम डिफरेंस लेते हैं विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। क्या ये सही बात है? ठीक है, ट्रू। उसके बाद रीजन कह रहा है विजिबल आइटम्स आर ओनली मटेरियल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। तो क्या ये बात सही है कि विजिबल आइटम्स में मटेरियल गुड्स एंड एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड होते हैं? क्यों फॉल्स? क्यों बताया तो था, भूल गए? हाँ, तो मटेरियल गुड्स मतलब गुड्स, तो विजिबल आइटम्स, तो विजिबल आइटम्स आर मटेरियल गुड्स ही तो हुए, और क्या सर्विसेज थोड़ी ना आएंगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो यानी ऑप्शन डी। उसके बाद सेकंड, चलो ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज में आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं? विजिबल आइटम, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली गुड्स की ही हम बात करते हैं। तो ये तो आपको याद हो गया, इतनी बार आ चुका। उसके बाद नंबर 3, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू। करंट अकाउंट में आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? जो ऊपर वाला पार्ट था बीओपी का, याद करो, शुरू में दिखाया था, उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड आता है, और फैक्टर इनकम वगैरह आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, और ट्रांसफर इनकम, करंट ट्रांसफर आते हैं, सब आते हैं। तो बेसिकली करंट अकाउंट के अंदर सारे ही चीजें आती हैं। भाई आपको गिफ्ट दे दिया किसी ने, ट्रांसफर, आपको चॉकलेट आपके कनाडा वाले मित्र ने दे दी, वहां से यूनिलैटरल ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल। उसके बाद नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या नहीं रिकॉर्ड करते हो? कुछ भी नहीं करते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम वैसे भी खाली गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का ही एक्सपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो यानी कि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं आपको, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेंगे। तो 39, 40 ये भी सिंपल है, 41 ये भी सिंपल है, 42 कर लेते हैं हम डिस्कस। तो 42 की कहानी तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो हम चैंप हैं। चलो तो सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो असर्शन कह रहा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस is an inflow of foreign exchange less outflow of foreign exchange। और रीजन कह रहा है सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट implies net outflow of capital and deficit on capital account implies net inflow of capital। तो पहले तो ये बताओ कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस का मतलब है कि इनफ्लो जो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें से आपने घटा दिया आउटफ्लो जो हुआ, तो उससे बैलेंस निकल जाएगा, निकल जाएगा, ट्रू। फिर दूसरा ये बताओ, कह रहे कि अगर सरप्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको नेट नेट पे करना पड़ेगा, और डेफिसिट अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको मिलेगा, नेट इनफ्लो हो रहा है। तो क्या ये बात सही है कि सरप्लस का मतलब है हमें नेट आउटफ्लो हो रहा है? क्या सरप्लस इसे कहते हैं? तो सरप्लस तो किसे कहते हैं? जब हमें बल्कि मिल रहा होता है।
तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। समझ आ गया? तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा चूज करें हम? ए इज करेक्ट पर आर इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 2, डैश अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। किससे लायबिलिटी नहीं बनती? करंट। ठीक है, तब तो इसमें चैंप हो गए। उसके बाद नंबर 3, डैश बैलेंस इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल। किस में दोनों आते हैं? करंट अकाउंट में। वेरी गुड, सही, क्योंकि इसी में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल दोनों आते हैं। और लास्ट पार्ट, इनविजिबल बैलेंस रिफर्स टू। इनविजिबल बैलेंस आप किसे बोलते हो? इनविजिबल, जो देख नहीं सकते। इनविजिबल, तो इनविजिबल करंट अकाउंट में 4 होते हैं टोटल, तो उसमें गुड्स कौन से हो गए? विजिबल, तो उसको छोड़ दो, तो बचा क्या क्या? सर्विसेज, उन्हें आप देख नहीं सकते। ट्रांसफर इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, उन्हें आप देख नहीं सकते। और ट्रांसफर इनकम, उन्हें आप देख नहीं सकते। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इनविजिबल कौन से होते हैं टेक्निकली? जिसमें आप जिन्हें देख नहीं सकते। चलो, तो डन फॉर द डे। बस होमवर्क आप कंप्लीट कर लेना, बाकी करेंगे फिर हम अगली कक्षा में।